अस्सलाम वालेकुम। 119 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जी। और होपफुली ये हमारी लास्ट ही क्लास है और इसमें अब हमारे पास रह गया करने को कुछ भी नहीं। ओ ये एक छोटा सा सवाल आपको रिवाइज़ करवाऊंगा मैं सीवीपी के लिए, क्योंकि सीवीपी ज़रा भूला होने। तो एक छोटा सा सवाल है जिसमें सारे फार्मूलाज लग जाएंगे। उसके बाद फिर रिसेंट अटैम्प्ट का सीवीपी का सवाल करेंगे। तो ये सीवीपी के ऊपर कोई मेरा अंदाज़ा है 45 मिनट्स हमारे लगेंगे। उसके बाद रिसेंट अटैम्प्ट की अगर बात करें तो रिसेंट अटैम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 यही सीवीपी वाला सवाल है, यानी कि ये मिला जुला कर मेरा इरादा है कि 45-50 मिनट्स में हो जाए। ईओक्यू का सवाल नहायत आसान करेंगे इंशाल्लाह, 10 मिनट का। ये कॉस्ट गैप निकालना, टारगेट कॉस्टिंग, ये सवाल मैं सबसे पहले कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे अभी कम हैं। ये सवाल अभी करवा देता हूँ। उसके बाद ये हमेशा की तरह से जिस सवाल में थोड़ा सा मसला आता है, कोई नहीं, शुक्र है आपसे पहले आ गया। अब इस बार इसकी उम्मीद ज़रा कम है, लेकिन करेंगे ये सवाल। लेकिन इसमें भी बस सिंपल फार्मूलाज ही लगने थे, ठीक है। उसके बाद ये आपको होमवर्क में दिया था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ये भी करवाऊँगा। 8वां 9वां हो चुका है। अब इसके अलावा रिवीजन बचती किस चीज़ की है? कुछ भी नहीं बचता। हमने डिसीजन मेकिंग की रिवीजन कर ली है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की रिवीजन करके ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सवाल करेंगे, और सीवीपी की रिवीजन करके सीवीपी का सवाल करेंगे। रह गया मार्जिनल एफओएच का सवाल कर लिया, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन और टारगेट कॉस्टिंग वो अब कर लेते हैं, ठीक है। बेटर सवाल करवाऊंगा तो देख लेंगे ना। जी जी करवाने सारे ये तो वो मैंने कहा होगा छोड़ दें, बस ठीक है, अब ये कर लेंगे, एक ही बात है। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएँ टारगेट कॉस्टिंग पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। डिटरमिन द कॉस्ट गैप इफ एच जी वॉन्ट्स टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम स्टार। अच्छा, जब भी कभी आपके सामने कोई टॉपिक आए, सवाल आए मिसाल के तौर पे, तो आपको फ़ौरन उस टॉपिक पे जाना चाहिए। वैसे तो रिवीजन हुई हो तो वो टॉपिक रिवाइज्ड होते हैं ना आपके पेपर से पहले। तो ये टारगेट कॉस्टिंग हमने किया था, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा था जी, बेसिकली न्यू प्रोडक्ट के लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मार्केट सर्वे करके सेलिंग प्राइस डिटरमिन की जाती है। फिर जो टारगेट प्रॉफिट है वो उसमें से माइनस करके टारगेट कॉस्ट निकाली जाती है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हैं वो कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारी टारगेट कॉस्ट से ज़्यादा है तो कॉस्ट गैप है। फिर हम स्टेप्स लेते हैं उसको फिल करने के लिए। अब ये तो पूरी बात है, ठीक है। ये हम किया करते थे। एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फ्रॉम मार्केट सर्वे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट माइनस करके आती थी। फिर एस्टिमेशन ऑफ करंट या एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स या अदर कॉस्ट जो भी रेलेवेंट हों, एट्रीब्यूटेबल हों, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट गैप, करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट करके, और फिर थ्योरेटिकल डिस्कशन होती थी इसको क्लोज करने के स्टेप्स, ठीक है। यही वाली चीज़ आपके नोट्स के अंदर मैंने इस तरह से लिखी हुई थी। अब सिर्फ इस चीज़ को दिमाग में अगर रखा हुआ हो तो ये सवाल आराम से हो सकता था, ठीक है। तो सवाल को करने का टारगेट है हमारा इंशाल्लाह 20 मिनट में, ठीक है जी। तो मैंने ऐसे सोल्यूशन भी भेज दिया था। सवाल को देखते हैं जी। एच जी प्रोड्यूसेस 3 सिमिलर प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स। एच जी इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बना रहे हैं, एक नई लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए फ़िक्स कॉस्ट को हम लिफ्ट नहीं कराएंगे। वो तो सिर्फ एट्रीब्यूटेबल फ़िक्स कॉस्ट ही आनी है ना इस नई प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब ये भी बात शुरू की है, तुम लोग लेट हो वैसे, लेकिन अभी इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारा जी। तो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा है, न्यू प्रोडक्ट विद सेवरल यूनिक फीचर्स अंडर द ब्रांड नेम स्टार। तो स्टार लॉन्च करने का सोचा है इन्होंने। मार्केट रिसर्च शोज दैट इन द फर्स्ट ईयर एच जी कैन सेल 190,000 यूनिट्स ऑफ स्टार एट अ प्राइस ऑफ 620 पर यूनिट। ये उसने अब बता दिया। ये क्या है जी? ये हमारी टारगेट प्राइस है, ठीक है, जो मार्केट सर्वे से उन्होंने, मार्केट रिसर्च से उन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर में 1,90,000 यूनिट्स बेच सकेंगे 620 रुपये के हिसाब से। और एच जी के बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि न्यू प्रोडक्ट सिर्फ उस सूरत में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 25 मिलियन पहले साल में बढ़ जाए। अब ये टारगेट प्रॉफिट आ गया। रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसे ही है। डिटरमिन कॉस्ट गैप इफ़ एनी। कॉस्ट गैप निकलता है टारगेट कॉस्ट
और एक्सपेक्टेड या करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही कह लें, टारगेट कॉस्ट निकालेंगे हम, और दूसरी चीज़ हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अच्छा, टारगेट कॉस्ट के लिए आपको सेल मिल गई, ठीक है, सेल से माइनस करेंगे यही 25 मिलियन, तो आपकी टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालना शुरू करेंगे, उसके अंदर आपकी कॉस्टिंग के सारे प्रिंसिपल्स लगेंगे, मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड्स में, ठीक है। ओके, उसके करने के बाद डिफरेंस लेंगे, कॉस्ट गैप होगा तो बता देंगे। उसने आगे इससे कोई बात नहीं की थी कि कुछ स्टेप्स भी लेने हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, to assess whether above target is achievable, finance department has provided following information. A commission of 5% is paid on sales. Simple, 620 इंटू 190 करेंगे तो आपकी ये कमीशन आ जाएगा। हम अपनी तरतीब पे चलेंगे, हम सेल्स, अच्छा टोटल सेल्स लेनी पड़ेंगी क्योंकि प्रॉफिट पर यूनिट नहीं है, कन्वर्ट किया जा सकता है। 25 मिलियन पर यूनिट प्रॉफिट है तो इसको यूनिट से डिवाइड कर दें तो 190 से पर यूनिट भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में आसान था टोटल लेकर चलना, टोटल ही लेकर चलेंगे, हमने सवाल किए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो 25 मिलियन आईकैप ने क्या किया था, आईकैप ने सेल्स में से कमीशन को माइनस करके नेट सेल्स में टारगेट, बल्कि उसकी तो फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन एंड पे आंसर हमें सेम चाहिए ना। हम अपनी तरतीब पे चलते हैं, हम अपनी सेल्स निकालेंगे 190,000 यूनिट्स इंटू 620, उसमें से माइनस करेंगे 25 मिलियन, हमारे पास आ जाएगी टारगेट कॉस्ट। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट, बड़ी मेहरबानी आईकैप ने पहली दफ़ा दूसरे पॉइंट पर ही ये बता दिया, वरना आमतौर पे ये वाली बात एंड पे होती है सारा सवाल पढ़ने के बाद। तो जो बच्चे सवाल ना पढ़ने के आदी हों उनको एंड पता लगता है ओहो रिजेक्शन यूनिट्स आ रही। तो कॉमन इश्यूज़ के अंदर सबसे पहली बात ही यही की थी कि अगर आपके फिनिश गुड्स का रिजेक्शन रेट आ रहा हो तो आपको पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़ते हैं, 190 नहीं बनेंगे। क्या कह रहा है, 5% यूनिट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे इंस्पेक्शन पर, इसका मतलब 190 नहीं कुछ ज़्यादा, वो वही वाला काम करना है, 190 डिवाइडेड बाय 0.95, ठीक है जी। तो आप वो इक्वेशन बनाने की मेरा नहीं ख्याल आपको ज़रूरत रह गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप वो इक्वेशन बनाएं, आउटपुट जैसे मैंने आपको कॉमन इश्यूज़ के अंदर बताई थी, ठीक है। तो खैर यहाँ से आपके आई थिंक 2 लाख बनते हैं, 2 लाख यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यानी कि जितनी कॉस्ट आपने लेनी है वो 2 लाख की लेनी। बस इतना सा इसके अंदर थोड़ा सा एडिशनल काम क्या था कि जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं वो एज अ स्क्रैप बिक सकते हैं। तो ठीक है, जहाँ पे हम कॉस्ट ले रहे होंगे वहाँ पे इस कॉस्ट को एज अ नेगेटिव मतलब इनकम भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि कॉस्ट चल रही होंगी, तरतीब नहीं ना छेड़ते। हमने ऊपर टारगेट कॉस्ट निकाल ली, आगे चल पड़े, आगे फिर हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की कॉस्ट निकालनी थी, बीच में ये जो आया स्क्रैप वैल्यू आई है इसको माइनस कर देंगे, बात तो एक ही है, ठीक है। आगे कहता है ईच यूनिट ऑफ स्टार वुड रिक्वायर 2.5 kg ऑफ ए एंड 2 kg ऑफ बी, जिनकी प्राइस है इतने और इतने रिस्पेक्टिवली। बस बात इतनी सी थी कि आपने यहाँ पर 2 लाख यूनिट्स निकालने थे, उसके अलावा मटेरियल का पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 लाख यूनिट्स हैं तो ए मटेरियल 2.5 kg पर यूनिट चाहिए और 52 रुपये के हिसाब से, बी मटेरियल 2 kg चाहिए 30, ठीक है। फिर लेबर है 0.4 पर यूनिट, तो इससे पता लगेगा आपको कि कितने लेबर के यूनिट्स टोटल चाहिए आपको। तो अगर आपने 2 लाख यूनिट्स बनाने हैं तो 0.4 आर एक यूनिट पर लगता है, तो टोटल ये बन गया 40 80,000 लेबर आवर्स आपको चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा उसने थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाई, ज़्यादा नहीं, सवाल करते जाएं, खुश होते जाएं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि पर्चा बहुत ही आसान था, बस ठीक है, पर्चा आसान था नो डाउट, लेकिन उन्हीं के लिए था ना जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अब सारा पढ़ा हुआ ही है, कॉन्सेप्चुअल आप चीज़ों को मजबूत रखा हुआ है तो आपको आसान लग रहा है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग में मेहनत की थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया नहीं, इस दफ़ा आ जाएगा नंबर देने के लिए आपको। अगर वो आ जाता है कोई मुश्किल सवाल दूसरी तरफ आ जाए तो कंपनसेट कर देगा, ठीक है। तो पर्चे में 1-2 सवाल मुश्किल हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, उससे परेशान नहीं होना आपने। उसमें आपने लड़ झगड़ के आधे नंबर लेने और बाकी सवाल आपको आधे से ज़्यादा नंबर देने वाले मौजूद होंगे, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो पर्चा मुश्किल से मुश्किल भी आ जाए, दुनिया का मुश्किल तरीन पर्चा आ जाए, आपको पास होना है बस। उसका तरीका यही है इंशाल्लाह, आपको उसका तरीका यही है कि आपको हर टॉपिक का पता है कैसे करना है। सवाल आ गया बस शुरू कर दो अल्लाह का नाम लेके। मुश्किल सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सारे पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किल ही होगा वो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अल्लाह से आसानी मांगना और पासिंग मांगना, बाकी खैर, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है सिमिलर टू लास्ट ईयर 12.5% ऑफ लेबर आवर्स विल रिमेन आइडल।
अगर सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट्स बनाए, इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% टोटल आवर्स में से 12.5% आइडल होते हैं। ABC बना रहे हैं ना, 3 प्रोडक्ट, पता नहीं ABC को बताया था उन्होंने, 3 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, चौथी अब लॉन्च कर रहे हैं, तो 3 ही अगर बनाए तो हर दफ़ा की तरह 12.5% लेबर आवर्स आइडल होते हैं। और वो कह रहे हैं हम उनको फारिग नहीं करते क्योंकि लेबर हाईली स्किल्ड है, तो HG retains the idle labor because they are highly skilled and such additional labor is not available in market. However, the idle hours are paid at. अब जो आइडल आवर्स निकलेंगे टोटल में से, हमें 80,000 घंटे चाहिए, तो जितने आइडल निकलेंगे उन पर ये उसने एंड पे दिया हुआ है 500 रुपये पर आवर रेट है। 500 रुपये नहीं देना, क्योंकि ये तो पहले भी इस स्टार के लिए तो ये इनकर नहीं करनी पड़ेगी ना 90% कॉस्ट, ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये तो इररेलेवेंट होती है फिक्स कॉस्ट। तो हाँ, अगर हम स्टार ही लॉन्च कर रहे होते, कोई और चीज़ ना होती, तो फिर वो सारी फिक्स कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल बन जाती। अभी तो हमारी फैक्ट्री चल रही है, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर 90% जो पे कर रहे हैं वो इररेलेवेंट है। इन आइडल आवर्स के लिए सिर्फ 10% रेलेवेंट होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर टाइम चाहिए हुआ, तो अब आइडल आवर्स सिर्फ इतने ही हैं जो यहाँ से निकलेंगे, उससे ऊपर वाले आवर्स तो फिर ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, बाहर से तो बंदे मिलते नहीं हैं। तो ओवर टाइम अगर करवाओगे तो उसको 175% पे पे करोगे, 100 प्लस ओवर टाइम इफ एनी इज पेड एट 75% अबव द नॉर्मल रेट, ठीक है। इन द लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाज 140 मिलियन। यहाँ से पता चलेगा आपको कि कितने घंटे काम हुआ जी। तो ₹140 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹500 पर लेबर आवर कितना आता है जी? 2,80,000 घंटे काम हुआ। मैं कह रहा हूँ काम हुआ, आइडल आवर्स इसमें नहीं होंगे। मेरा सवाल है कि ये 280,000 लेबर आवर्स यहाँ से निकले हैं कि जिसकी पेमेंट हुई, ऐसे ही है। ये क्या कह रहा है, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कॉस्ट नज़र आ रही है, यानी लेबर कॉस्ट ये थी। तो लेबर कॉस्ट टोटल थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल थी 140 मिलियन। 500 रुपये के हिसाब से पर आवर अगर आपने पे किया है, तो फिर कितने घंटों के पैसे पे किए हैं आपने? 2,80,000। मेरा सवाल, ये 100% हैं या 87.5% हैं? क्योंकि 12.5 आइडल भी हैं। मेरा सवाल ये है, क्या आइडल आवर्स भी इसमें शामिल हैं या नहीं? उसकी वजह यह है कि कहीं उसने अलग से लिखा हुआ था ये however idle labor are paid 90% of normal labor rate and are included in fixed overheads। फिक्स्ड ओवरहेड्स में पड़े हैं, डायरेक्ट लेबर में नहीं पड़े हुए, फिक्स्ड ओवरहेड्स में पड़े हैं। होने भी वही चाहिए थे, सही किया हुआ इन्होंने, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। जो वेले घंटे हैं उनको हमने 500 का 90% पे किया, और वो कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट में पड़ी है, वो डायरेक्ट लेबर में नहीं है, क्योंकि हमने उनको वेले, वो फिक्स कॉस्ट थी ना, हमने वेले बैठने के पैसे दिए। तो इसलिए ये साबित हुआ कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर सिर्फ कौन से वाले आवर्स पड़े हैं? जो प्रोडक्टिव थे, जो काम हुआ। इसका मतलब ये हैं 87.5%। अब यहां से हम निकाल सकते हैं आइडल आवर्स। अगर ये 87.5 है तो 12.5 कितने होंगे? वैसे ही चेक कर लो ज़रा, सवाल ख़त्म हो गया, जल्दी जल्दी करें फिर। 40,000 घंटे आइडल हैं, लेकिन हमें चाहिए 80। तो 40,000 घंटों पे हम 500 का सिर्फ 10% लेंगे। एग्रीड कि नहीं एग्रीड? दोबारा बोलता हूँ, हमें आइडल आवर्स हैं, 12.5% वेले बैठते हैं, वो उस 12.5% वेले बैठने का उन्हें 90% नॉर्मल का पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट है। अगर हम इनको इस काम पे लगाएंगे स्टार पे, तो एडिशनल क्या पड़ेगा? वही रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। नहीं समझ आए? अभी भी नहीं समझ आए? क्योंकि वो पड़ेगी तो सही कॉस्ट बेटा, लेकिन वो क्या स्टार के लिए पड़ेगी? आप मुझे बताओ, लेबर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल कल रिवाइज करवाए थे, लेबर के पास आइडल टाइम मौजूद है और आइडल टाइम का हम उनको कुछ पे कर रहे हैं, तो क्या वो कमिटेड कॉस्ट जो होती है वो हमारे रेलेवेंट होती है? बस वही बात कर रहा हूँ। तो अगर मिला जुला कर इधर से 40,000 घंटे, वो क्या हमने कहा कि ये 2,80,000 क्या है? 87.5% घंटे हैं, क्योंकि ये लेबर कॉस्ट से निकले हैं, बाकी तो उधर पड़े थे।
इसका मतलब वेले कितने यहाँ से निकल सकते हैं, तो इसको डिवाइड किया 87 से मल्टीप्लाई किया 12.5 से, जो भी है, ठीक है। तो 40,000 घंटे पता लगा कि वो आइडल थे, आइडल बनते हैं, यहाँ नहीं पड़े हुए, वो फिक्स कॉस्ट में पड़े हैं, लेकिन अब उनको स्टार पे लगाएंगे तो अब वो आइडल नहीं है। आइडल नहीं है तो उनको 100% पे करेंगे, 100% पे करेंगे तो हमने एडिशनल कितना पे किया स्टार के 10%, तो 40,000 घंटों पर आपने 500 का 10% कॉस्ट लेनी है। लेकिन फिर उनका वो जब वो सारे आवर्स पूरे हो गए, अब उनको मजीद 40,000 घंटे काम कराना है तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, उस पर 500 का 175% बनेगा, यानी कि 75% ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद आखिरी पॉइंट है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का 40% फिक्स है। चलो बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं चाहिए ये, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रही हैं, स्टार के लिए तो कुछ ना हुआ। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, तो 100, वो कहता है लेटेस्ट फाइनेंशियल टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, इसका आप अगर 60% लेंगे तो वेरिएबल आ जाएगा, कितना आता है 60 मिलियन, ये 63 मिलियन रुपीज़ आ गए, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसको डिवाइड करना है आपने। अब वेरिएबल कॉस्ट आपको कहा था हमेशा याद रखना कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर होती है, और प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे 2,80,000, तो इसको 2,80,000 से डिवाइड करेंगे, आपका रेट आ जाएगा। सवाल ख़त्म हो गया, करवाना भी है और करवाना भी पड़ेगा, अभी भी करवाना पड़ेगा। चलो फटाफट करते हैं। अब 5 मिनट का टारगेट, ओके, 5 मिनट का टारगेट। मैं देख रहा हूँ, होना कोई नहीं है, आपको आप भी हंस रहे हैं बीच बीच में, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, नियत तो कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ऑटम 2024 का जी। अब कॉस्ट गैप निकालना है, दिमाग के अंदर अपना फॉर्मेट, ठीक है। अभी आप सोल्यूशन देखोगे आई कैप का डिफरेंट होगा, लेकिन एंड आंसर सेम होगा। हमें क्या ज़रूरत है हर दफ़ा सवाल, आई कैप के सोल्यूशन ही अगली बार बदले होते हैं, खास तौर पे जो आप कह रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है, इसमें तो हर दफ़ा आई कैप का सोल्यूशन बदला होता है। अब हम क्या करें, अपने फॉर्मेट्स को फॉलो करें, ठीक है, आंसर सेम आएगा। ये इस मुसीबत में तो ना पड़े ना। अब रिवीजन करके गए होंगे, अभी आपने टारगेट कॉस्ट की रिवीजन नहीं की होती, क्योंकि ये ऐसा बेचारा जो है ना, वो यतीम मस्कीन टॉपिक है कि देखो ना, बच्चे छोड़ के जाते थे, पिछली बार आ गया। अब जिन्होंने किया हुआ था तो एक आसान सवाल था, लेकिन यहाँ वो बच्चे मारे जाते हैं जो चॉइस, ओ ये नहीं आता यार छोड़ो इसको, और ये नहीं आता छोड़ो यार इसको, वो आ गया यार फिर अब छोड़ो इसको पर्चे को। तो जिसने किया हुआ उसके लिए ये बिल्कुल 10 नंबर मुफ्त के हैं, ठीक है। अपना फॉर्मेट दिमाग में लाएं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एस्टिमेटेड टोटल सेल रेवेन्यू। चलो एस्टिमेटेड टोटल सेल्स रेवेन्यू ले लेते हैं, टोटल से ही चल लेते हैं, टोटल से चल लेते हैं, पर यूनिट भी चल सकते हैं, पर यूनिट चल के, क्योंकि उसने कहा है कॉस्ट गैप निकालो, पर यूनिट नहीं ना कहा, टोटल का है, तो पर यूनिट करके भी टोटल पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रॉफिट भी टोटल में गिवन था तो मैंने कहा चलो टोटल ही चलने दें, ठीक है। तो बताइए जी कितने यूनिट्स हैं और कितने रुपए का एक बेचेंगे, रुपीस नहीं, रुपीस 620 का एक यूनिट है, और 190,000 बेटा, 2 लाख तो बनाएंगे, उसमें से 5% रिजेक्ट हो जाएंगे। हमने बेचने कितने हैं, वो 1,90,000 बेचते हैं। अभी तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी 2 लाख वाले की, तो 1,90,000 यूनिट्स आ गए जी। 1000 में कर लें, रुपीज इन थाउजेंड, 1117 पहले से। अब ये टाइम देखो ना जाया हो गया, 1100 इतना ऑर्डर, यानी कि 3 सिफरें हटा के भी इतना, ओ माशाल्लाह। चले, ये आ गया जी टोटल सेल, एस्टिमेटेड टोटल सेल रेवेन्यू, इसमें से लेस कर दें टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट कितना है जी, 25 मिलियन, तो 25,000 ये क्या है, ये आपकी टारगेट कॉस्ट आ गई। यानी अगर आपने इतने यूनिट सेल करने और इतना प्रॉफिट कमाना है तो आपके पास कॉस्ट का मार्जिन जी, आप टोटल इतनी कॉस्ट के अंदर खेल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या किया करते थे, हम एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेते थे, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड कॉस्ट। इसके अंदर मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल ओवरहेड की, और कोई एट्रीब्यूटेबल फिक्स ओवरहेड है उसकी, ठीक है। हमारे पास एट्रीब्यूटेबल फिक्स ओवरहेड कोई नहीं है,
तो मटेरियल दो हैं, डायरेक्ट मटेरियल ए, डायरेक्ट मटेरियल बी, तो वो फटाफट देख ले। डायरेक्ट मटेरियल ए की कॉस्ट, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया, ठीक है मुझे कॉस्ट तो पता थी कितने रुपए पर केजी है ए की कॉस्ट, 52। लेकिन और 2.5 किलो भी लगते हैं, मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि जी 2.5 केजी 2.5 केजी पर यूनिट लगते हैं, और हर केजी जो है वो ₹52 का है। पर मसला ये है कि 1,90,000 यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिजेक्शन रेट आ गया। कॉमन इशू नंबर 1, और ये हर जगह ही चलता था इशू। अगर आपको फिनिश गुड का रिजेक्शन रेट गिवन है तो पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकालो, फिर सारा सवाल उस हिसाब से होगा। सेल तो 190 की होनी है, लेकिन प्रोडक्शन तो 2 लाख की करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 हमारी आई जी। सबसे पहले क्या चीज़ निकालने लगे जी? प्रोडक्शन यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने कहा जी प्रोडक्शन यूनिट्स। अब आउटपुट कितना है? आउटपुट 1,90,000। इक्वेशन बनाऊं या चलने दूं ऐसे ही? डिवाइडेड बाय 0.95, कितना आ गया जी? 2 लाख यूनिट्स ये आपके प्रोडक्शन होनी चाहिए, तब कहीं जाके 5% रिजेक्ट होकर आपके 1,90,000 यूनिट्स बनेंगे। तो ये हमारे पास मिल गए जी हमें, ठीक है। यहीं पर रिजेक्टेड यूनिट्स भी निकाल लो, वैसे तो ज़बानी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी निकाल के रख लो ज़रा। 2 लाख अगर बनाओगे तो 1,90,000 बिक रहे हैं, तो 10,000 फिर क्या है, ये भी कर सकते हैं, और 2 लाख का 5% भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये मैंने इसलिए निकाल ली है कि सवाल के अंदर उसने स्क्रैप दी हुई थी रिजेक्टेड यूनिट्स की, ना दी होती तो मैं ये ना निकालता, ठीक है। चल अच्छा जी, उसके बाद अब सुकून हो गया। कितने यूनिट्स जी? 200,000 यूनिट्स। ये जनाब आपके वर्किंग नंबर 1 से आ गए। आंसर बताएं। 26,000 ये आ गया मटेरियल है। अब तो फटाफट सवाल करते जाए। डायरेक्ट मटेरियल बी की कॉस्ट है। अब हर यूनिट पर 2 केजी मटेरियल बी लगता है, और 30 रुपए का एक, और कितने यूनिट्स बनाने हैं हमने? 2 लाख यूनिट्स बनाने, ठीक है जी। बस ठीक है, 2 लाख यूनिट्स लिख ही देता हूँ। कितना जी? 12,000। उसके बाद क्या चाहिए जी हमें? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो आपको ज़बानी कलामी सारी बात कर तो दी ही है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सबसे पहले देखना है आर्स कितने रिक्वायर्ड हैं स्टार के लिए। तो अब 1,90,000 नहीं बनाने, 2 लाख बनाने हैं, ठीक है। मिस हो गई जी। 2 लाख यूनिट्स बनाने हैं, और हर यूनिट के ऊपर 0.4 लेबर आवर लगते हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं। तो वर्किंग 2 हमने शुरू की, तो टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार, तो 2 लाख यूनिट्स बनाने हैं, और हर यूनिट पे 0.4 लेबर आवर लगता है, तो 80,000 लेबर आवर्स हमें टोटल रिक्वायर्ड है। अब मसला कोई नहीं था, सिंपल, सीधा सीधा, इससे भी सीधा सवाल करता तो क्या कहता? इतने लेबर आवर आइडल हैं, या कोई आइडल नहीं है, ओवर टाइम कराना है, या नॉर्मल हैं, कर लेंगे, पूरे के पूरे कर लेते। लेकिन उसने थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन करवाई, मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या कह रहा था जी? असल में लेट आने वालों, हमने ना ये सवाल पढ़ लिया है, तो पढ़ते हुए कर लिया है। तो अब आप ये स्टार्ट वाला हिस्सा थोड़ा सा सुन लीजिएगा जब अपलोड होगा, तो ठीक है। दोबारा मैं नहीं पढ़ा रहा। तो बहरहाल थोड़ी सी बात फिर भी कर रहा हूँ कि इसने कहा था कि 12.5% आवर्स आइडल हैं पिछले साल में, और इस साल में भी ऐसे ही जो 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, अगर वही बनाएं तो 12.5% आवर्स फारिग होते हैं इनके, और फारिग आवर्स का वो 90% पे करते हैं, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड्स में पड़ा होगा। फिर उसने कहा इस जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 140 मिलियन है, और 500 रुपये पर आ रहा है। यहाँ से मैंने ये देखा कि 140 मिलियन को 500 डिवाइड करें तो कितने घंटों के पैसे यहाँ पर आ रहे हैं, तो पता चला कि 2,80,000 घंटों के पैसे हैं। फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये 100% नहीं है,
ये आइडल के अलावा वाले 87.5% है, क्योंकि आइडल आवर्स के बारे में उसने कहा है कि इनको 90% जो पे करते हैं वो हमने फिक्स ओवरहेड्स के अंदर रखा हुआ है, इस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में नहीं पड़ा हुआ। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने क्या निकाले जी, आइडल आवर्स, आइडल लेबर आवर्स कितने हैं ये हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कहा जी ₹140 मिलियन को डिवाइड किया हमने ₹500 पर लेबर आवर से, तो हमारे पास क्या आया जी, 280,000 लेबर आवर्स। ये प्रोडक्टिव आवर्स हैं, ठीक है जी, ये प्रोडक्टिव आवर्स हैं, और ये हैं 87.5%। हमें इसमें से चाहिए 12.5, 100 नहीं चाहिए। अच्छा 100 निकाल लोगे तो क्या होगा, 100 निकालोगे तो वो 3,20,000 आएगा, 3,20,000 में से 2,80,000 माइनस करके आपको आइडल निकालने। मैंने ज़रा डायरेक्ट कर लिया, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। ये फॉर्मूला कितना यूज होता है, ठीक है, तो वो काम किया। समझ आ रहा है? लेट आने वालों को भी समझ आया? दोबारा बोला है मैंने थोड़ा सा, ठीक है ना जी, टाइम से आया करो ना। चलो अब कल से बेशक ना आना टाइम पे, कल से बेशक लेट आना, जाओ पेपर से टाइम से टुर जाना, पेपर से भी। हाँ जी, ये अलग एक टेंशन होती है, भागम भाग। वैसे मैं हमेशा ऐसे ही होता था, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये एक अलग टेंशन होती है, बंदा स्ट्रेस कैरी करता है। वो 5 मिनट रह गए, वो भागम भाग पहुंचे लोग, 15-15-20 पहले पहुंच के सुकून से जनाब जगह बैठे हुए, सानू जगह ही नहीं लग रही। मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है। मैं आपकी क्लास में नहीं लेट आता, मैं पता नहीं क्या, मैं ऐसे ही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भी ऐसे करें, ये स्ट्रेस बंदा कैरी करता है एक अलग से। थोड़ा टाइम से 5-10 मिनट पहले निकल जाओ, क्या मसला है। अच्छा वो कह रहा है खुद क्या करता है, खुद कह भी रहा है कि मैं तो बेटा अगर एक चीज़ मैं गलत करता हूँ तो मैं आपको गलत मशवरा तो ना दूँ। आइडल लेबर आवर्स, मेरी नर्व्स आपकी तरह शायद कमज़ोर नहीं होंगी या ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, मैं उस चीज़ को कवर कर जाता था, उस प्रेशर को हो जाता है ना, हर बंदे की तबीयत डिफरेंट। आप क्यों रिस्क लेते हैं? तो 10-15 मिनट पहले पहुँचना है आपने, ठीक है, परिचय में। ये 40,000 लेबर आवर्स जो हैं, इनका आपने 500 रुपया नहीं देना, 500 का सिर्फ 10%। वैसे तो इनको देने पूरे ही 500 हैं, हाँ, लेकिन हमारे लिए इस स्टार वाली प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट कितनी कॉस्ट बन रही है, क्योंकि अगर ये ना भी बनाते तो इनको 500 का 90% तो दे ही रहे थे, फिक्स कॉस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम जनाब अपनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर। इधर देखिएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40,000 लेबर आवर्स को हम 500 का सिर्फ 10% पे कर रहे हैं। हमें टोटल कितने आवर्स चाहिए, 80,000, तो प्लस बाकी का 40, ऐसे लिख दूं डायरेक्ट ही, इजाजत है, 40,000 लेबर आवर्स। यूं भी आप लिख सकते हैं ओवर टाइम, आगे एक और आप डाल सकते हैं कि 80 - 40, लेकिन ठीक है, यहां पे भी कर सकते थे ब्रैकेट में, ठीक है। इनटू इनको 500 नहीं बल्कि 500 का भी 170 तो 1.75 कर लो, ये 0.1 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। ये जनाब टोटल कॉस्ट, यही एक पॉइंट था मसला था। अच्छा, जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, कुछ तो उसने किया ही होगा, कुछ तो किया ही होगा उसने, ठीक है, तो वो कुछ के नंबर तो मिल ही गए होंगे। मार्किंग स्कीम मेरे ख्याल में मैंने नहीं डाउनलोड की। चलो मैं करता हूँ, अभी ब्रेक लेता हूँ, बल्कि वो अहमद को बुलाए ना जरा जी। 37,000। और उसके बाद ले देकर रह क्या गया, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट। अब वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो सिर्फ मिल जाएं रेट, बाकी तो आपको मैंने बताया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो अगर आवर्स की बेस पर हैं तो प्रोडक्टिव आवर्स पर आएंगे। वो क्या कहता है, 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। तो फिर हमें फिक्स से तो लेना देना कुछ नहीं है, लेना तो वेरिएबल से है, और वेरिएबल प्रोडक्टिव आवर्स के होते हैं, और प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे अभी तो निकाले, 2,80,000, ठीक है। तो यहां पर निकाले हुए मैंने ये प्रोडक्टिव आवर्स, ये यहीं से भी रेफर हो सकते हैं। बहरहाल वर्किंग 3 में कर लेता हूं, मुझे चाहिए वेरिएबल ओवरहेड का रेट, तो रेट चाहिए पर लेबर आवर, तो मैंने वेरिएबल ओवरहेड्स पहले निकालने हैं। तो वो कह रहा है टोटल एफओएच 105 मिलियन है, टोटल एफओएच इस पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 105 में है। छेड़ना नहीं आज मैंने, आज मैं लड़ाई करके चला जाऊं फिर, अच्छा है, फिर कल मनाने का टाइम भी नहीं होगा एक दूसरे को जी। ₹105 मिलियन है ना, इसको पहले करो, क्योंकि 40% फिक्स्ड है, हमें वेरिएबल चाहिए, तो यहां से वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। आंसर निकालना है तो निकाल लो, बस हो गया। वैसे तो कैलकुलेटर पे निकाल लिया करो ना, ऐसे ही एक स्टेप ये भी बढ़ाते हो अपना। इसको डिवाइड करो 2,80,000 लेबर आवर्स से, ये ऊपर पर, तो क्या आंसर आया जी,
₹225 पर लेबर आवर, ये वेरिएबल ओवरहेड का रेट आ गया, ₹225 पर लेबर आवर, ये मुझे वर्किंग नंबर 3 से मिल गया। और आवर्स कितने हैं जी? 2,80,000 लेबर आवर्स जी, 63,000 जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, सही कह रहे हैं, लिख सकते थे, कई चीज़ें होती हैं, आपका आंसर यही है ना, आप लिख सकते हैं। असल में उसमें चेंज नहीं ना आया, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड का रेट तो निकाल लिया, कुछ चेंज हो भी तो सकता था। ओके, ये गलत है या सही है? हाँ, इस प्रोडक्ट के लिए तो 80,000 है, इसलिए डायरेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है जी, चलें लें जी, सही करें फिगर। अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट तो तब लिखते जब वही वाले बन रहे होते, वो तो साइड पे कर दिए, हमने बनाना है सिर्फ स्टार, तो स्टार पे 80,000 वेरिएबल घंटे लगने, 80,000 लेबर घंटे लगने हैं, जिसमें वेरिएबल ओवरहेड 225 होने हैं। ठीक है, अब बस दो चीज़ें रह गई, वो तरतीब से ज़रा हट के थी, लेकिन कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ है, इतनी भी तरतीब से हट के नहीं थी। एक सेलिंग कमीशन है और दूसरा स्क्रैप वैल्यू है रिजेक्टेड यूनिट्स की। तो सेल कमीशन, सेल क्या लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? सेल कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स कमीशन। अब सेल्स कमीशन के लिए अब अगेन आप पर यूनिट को पहले निकाल लें या सुकून मारें, सेल्स अवेलेबल है तो उसको पकड़ें, ₹117,800 का 5% ले लें, वो भी एक ही बात है, पर यूनिट कर लें तब भी एक ही बात है जी, 5890। और आखिर में स्क्रैप ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स। अब चूंकि ये कॉस्ट चल रही हैं, मैंने उसको अपने फॉर्मेट को ना छेड़ने के लिए इसको ऊपर कहीं पे फिट करने की कोशिश नहीं की, तो अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। ये सेल प्राइस तो नहीं है, सेल वैल्यू, टारगेट कॉस्ट को तो नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, ये तो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हुए हमारे रिजेक्टेड यूनिट्स जो है उनका स्क्रैप मिल गया, तो फिर ठीक है, इसको यहीं पर कॉस्ट में माइनस करके साइन से शो कर देंगे। रिजेक्टेड यूनिट्स कितने हैं और कितने रुपए का एक यूनिट बिक रहा है? पहले पॉइंट में देखो, 10 रुपए का, 100 रुपए पर यूनिट एक रिजेक्टेड यूनिट बिकता है, और रिजेक्टेड यूनिट्स हमने निकाले हुए हैं 10,000। तो ये जनाब वर्किंग नंबर 1 से ही रेफर कर दो, वैसे तो चलो ठीक है, आसान सा सवाल तो देख लो जी, कितना है? 1,000 माइनस हो गया। अब ये देखो, ये सारी कॉस्ट आप ले लो, ये सारी कॉस्ट मैं डिब्बा लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है। अब देखो ना, इसके अंदर मैंने रिजेक्टेड यूनिट्स का स्क्रैप क्या कर दिया, एज अ रिडक्शन शो कर दिया, तो वो एक तरह से आपकी इनकम भी बन गई ना जी। बोलो, टोटल डब्बे का है, तुसी किस चीज़ का टोटल दसा जी? 97,890। अच्छा, अब ये आपकी टारगेट कॉस्ट थी और ये आपकी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड कॉस्ट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट का लफ्ज़ नहीं लिखते थे सर, हम एक्सपेक्टेड लिखते थे, माजरत चाहता हूँ मैं, लफ्ज़ डिफरेंट कर गया, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब ठीक है जी, तो आपको B माइनस ए कर लेना चाहिए। B माइनस ए करोगे तो आपका कॉस्ट गैप आ जाएगा, कितना आ रहा है? 50। आपको कहा हुआ है आई कैप का सोल्यूशन डाउनलोड करके रखें, पता नहीं अभी तक भी आपने किया या नहीं, तो जब सवाल कोई हो जाया करे बेटा, तो उसको एक दफ़ा सिर्फ आंसर देख लिया करें, और फिर इससे सिर्फ थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस लेते जाया करें कि हमें तो नहीं पता था कि ये फॉर्मेट भी हो सकता है जो आई कैप ने यूज़ किया हुआ है, लेकिन हमने अपने काम से काम रखा और उसके बावजूद आंसर हमने सेम निकाल दिया। ठीक है, तो कितने बच्चों के पास है डाउनलोडेड? ग्रुप में भिजवा दूं? अहमद को बुला ले, मैंने कहा था पहले भी, मैंने किस लिए अहमद को कहा था बुलाना है? हाँ, मार्किंग स्कीम उसे कहता हूँ मुझे भेज दे, आपको भी भेज दे, ग्रुप में ही भेज दे, कमेंट्स भी भेज दे। ले आए जी इधर। अच्छा जी,
अब इन्वेंट्री शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ज़रा रिवीजन में भी देख लेते हैं, फिर ये सवाल है ये एंड पे कर लेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लें, सीवीवी कर लें, फिर ब्रेक कर लें, फिर ब्रेक के बाद ये वाला सवाल करके फिर वसीयतें सुन के फिर घरों को चले जाएं, ठीक है। तैयार हैं इंशाल्लाह। आप पहले सीवीवी है पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट? चलो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़रा देख भी लें अपने उस रिवीजन वाले सफ़े को, इसमें क्या कुछ कर लिया हमने। कोई थोड़े थोड़े लेट हैं आप लोग जी, यही घंटा पौना घंटा, इतने ही लेट हैं आप, ज़्यादा नहीं। यार हमने पढ़ा ही कुछ नहीं इस दफ़ा रिवीजन में ना। कॉमन इश्यूज देखे थे, फिर उसके बाद उसमें प्रोडक्शन यूनिट्स की कैलकुलेशन। देखो ना अब ये प्रोडक्शन यूनिट्स की कैलकुलेशन आपके सामने है कि सबसे पहले काम ही यही हुआ। आगे भी कई सवाल आप कर चुके हैं इस तरह के। मटीरियल कॉस्ट के मसाइल अभी आपने देखा, मटीरियल में मसला कोई आया नहीं वैसे। लेबर कॉस्ट के मसाइल, हाँ लेबर में आइडल टाइम वाला मसला आया, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि लेबर इफ़ेक्ट होती है एफिशिएंसी की वजह से, और इफ़ेक्ट होती है लर्निंग कर की वजह से, और इफ़ेक्ट होती है लेबर टाइम वेस्टेज की वजह से। तो ये वेस्टेज टाइम इस तरह से नहीं गिवन था कि दो वाले हों इसलिए मसला ही कोई नहीं था, बल्कि उसने आइडल आवर्स खुद बताए हुए थे, आइडल परसेंटेज बताई हुई थी, ठीक है जी। अच्छा, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, ये वाला केस लगा। वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट को हमने प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ नहीं बल्कि आवर्स के साथ डिवाइड किया, पर आवर रेट निकाल लिया। पर आवर रेट निकाल लिया तो उसको लेबर आवर से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्शन यूनिट्स जो निकाले थे उससे मल्टीप्लाई किया, हमारी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ गई। यही किया हुआ है ना। तो ये कॉमन इश्यूज जो हर जगह पे आपको नज़र आया करते हैं, ठीक है। ये रिवीजन करते हैं बस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तो जस्ट रिवीजन ही हो सकेगी। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हमने रिवाइज कर लिए। मैंने कहा ज़रा देख लो ना रहता क्या क्या है, इसका सवाल भी कर लिया। डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ये रिवाइज कर ली थी, इसके सवाल भी हो गए थे। फ़ायदा तो नहीं हुआ कहीं, थोड़ा बहुत गुजारा हुआ फ़ायदे का गुजारा हो गया। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी रिवाइज करते हैं जी, उसके बाद हम सीवीपी रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। तो बस कोई नहीं, काम नेड़े लग गया। चलें जी, फिर अगर आप लोगों का दिल है, चाहत है, ज़ौक़ है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ ही आते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 3 तरह के सवाल आया करते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल्स, और ईओक्यू। अच्छा, अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ईओक्यू में वो जो आपसे बल्क डिस्काउंट वाला मामला करवाता है ना, तो शायद इस दफ़ा अब उसको इस तरफ जाना चाहिए, टेस्ट कर सकता है। बाकी जो छोड़ के जाएंगे वो तो लाजमी आएगा ना जी। जी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालते, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बेटा फिक्स कॉस्ट के लिए ये कोई रूल नहीं है कि हाई लो से निकली तो रेलेवेंट हो जाएगी। नहीं, फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट अनलेस इट इज इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो फिर रेलेवेंट है, वरना कभी भी रेलेवेंट नहीं। फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग, फिक्स कॉस्ट का मतलब ही क्या है, डिसीजन की वजह से बदलती नहीं है। अब टोटल कॉस्ट में हम फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग ही इसीलिए करते थे कि फिक्स ने वॉल्यूम वगैरह के हिलने से कोई नहीं हिलना, डिसीजन की वजह से कोई नहीं हिलना, उसको साइड पे करो, वेरिएबल निकालो, और वेरिएबल कॉस्ट को फिर आगे यूज़ करना पड़ता है कि हम अगर ये काम करें तो इतनी वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं होती यार बेटा, फिक्स कॉस्ट नहीं, वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलती है हमेशा। नहीं, वो OAR होता है, वो OAR होता है, वो भी कभी भी आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती थी, उसको हम OAR निकालते थे। ये जो आप कह रहे हो ना, आप पता नहीं किस केड़े पासे टूर पे पाए तुसी। बजटेड FOH को आप डिवाइड करते थे जो ये बजटेड ये नॉर्मल कैपेसिटी से, तो ये जो पर यूनिट कॉस्ट आती है ये FOH का OAR पर यूनिट होता है। तो ये तो कभी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, ये तो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट रेट है बेटा। अगर तो ये फिक्स कॉस्ट अगर इंक्रीमेंटल है तो लेंगे, इसको नहीं लेते, इसको नहीं लेते। अगर ये फिक्स कॉस्ट देखो ना आप नोट्स वाले, अच्छा ये टारगेट कॉस्टिंग के नोट्स के फॉर्मेट की बात कर रहे हो, तो बेटा उसके अंदर तो मैंने ये कहा ना पहले, ये बात आप थोड़ा लेट तो नहीं हुए, मैंने पहले ये कहा है कि अगर तो हम स्टार ही पहली बार बना रहे होते
तो फिर ये फिक्स कॉस्ट भी रेलेवेंट ही थी ना, फिर तो पहले थी कोई नहीं। हम 3 प्रोडक्ट्स बना रहे थे ना, तो फैक्ट्री तो चल रही थी, तो एडिशनल सिर्फ स्टार आ रही है, तो कौन सी फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीमेंटल पड़ी, इसलिए उसको नहीं लिया। अगर वो कह देता कि स्टार के लिए मिसाल के तौर पे एक मशीन नहीं लानी पड़ेगी, तो फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट थी, फिर ले लेते यहाँ पे। स्टार बनाने के लिए कोई नई मशीन कह देता ना कि जी स्टार जो है ना उसके ज़रा उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सुर्खी पाउडर ज़्यादा करना है, एक मशीन हमने सुर्खी पाउडर के लिए मंगवा ली है, तो वो उसका रेंट है या उसकी डेप्रिसिएशन है या जो भी है वो रेलेवेंट हो जाता। ठीक है, लेकिन ये बजटेड एफओएच ओवर जब करते हैं तो ये OAR, ये फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट होता है, ये OAR ही है, ये फिक्स कॉस्ट ही होती है। तो फिक्स कॉस्ट सिर्फ ये इस तरह से ना सोचा करो, यूं सोचा करो फिक्स कॉस्ट कब रेलेवेंट है, जब इंक्रीमेंटल हो। स्टार के केस में इंक्रीमेंटल थी नहीं थी, तो रेलेवेंट नहीं थी, इसलिए लिफ्ट नहीं कराई, साइड पे कर दी। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ थे हम? इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे मैं कह रहा था कि अब मुझे लगता है कि ये 17 इस दफ़ा आए शायद। ठीक है, EOQ नो डाउट आया है, छोटा सा EOQ भी आया, और उसने वो रीऑर्डर लेवल, वो प्रोबेबिलिटी वाला भी टेस्ट कर लिया इस दफ़ा जो रिसेंट टाइम गुजरी है। लेकिन प्रॉपर जो सवाल होता है जिसके अंदर 2-3 लेवल्स के ऊपर बल्क क्वांट डिस्काउंट देता है, वो सवाल भी अच्छा सवाल होता है, तो वो नहीं आया पिछली बार, उससे पिछली बार भी नहीं आया, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शायद आ जाए। बहरहाल छोड़ना तो जो है वो लाजमी आना है, तो आपने इसमें जो छोड़ा वो आएगा, जो सारे कर लिए तो फिर कोई ना कोई इनमें से ही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ज़रा भाई ऐसा करें कि रिसेंट अटैम्प्ट का ये मार्किंग स्कीम भी, कमेंट्स भी और सोल्यूशन भी, ये तीनों चीज़ें ना इनके ग्रुप्स में भेज दें, और मार्किंग स्कीम और कमेंट्स मुझे भी भेज दें। मैं वैसे ब्रेक में ही करूँगा इधर, लेकिन भेज दें फिर भी। अच्छा जी, वो फिर देखना होता है इन्होंने सोल्यूशन, ये कुग्गू बन के बैठे हुए हैं, तो कम से कम सोल्यूशन तो देख लेना फ़ौरन के, अभी हाँ ये सोल्यूशन है, हाँ ठीक है, एंड आंसर मैच कर गया। अब उसका सोल्यूशन फिर देखने की भी जहमत नहीं करनी कि उसने क्या किया, वैसे देखोगे भी सही तो समझ कुछ नहीं आनी, क्योंकि एक तरतीब है ना अलग, हम एक तरतीब पे करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब वो हमें याद है चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर ये आखिरी पोर्शन नहीं है, इसके बाद CVP है अभी, सॉरी मैं कहने लगा था आखिरी। CVP पहले नहीं करते, CVP नहीं, पहले अब यही करें। अच्छा जी, 3 तरह के सवाल होते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स का सवाल पूछ सकता है, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल का सवाल पूछ सकता है, EOQ का। इन्वेंट्री लेवल्स, अगर आपकी रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, जैसे इस पर्चे के अंदर भी इस्तेमाल हुआ, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अगर बेसिकली तो ये इस तरह से था, ठीक है, कि आपका रीऑर्डर लेवल अगर अनसर्टन टाइम हो तो आपने मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम के साथ चलना होता है। ठीक है, और अगर विद सर्टेनिटी हो तो फिर एवरेज यूजेज ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर सेफ्टी स्टॉक भी आप बहरहाल ऐड कर रहे होते हैं। बहरहाल एवरेज यूजेज की तरफ जाना ही तब है जब सर्टेनिटी हो। अनसर्टन कंडीशन, सर्टेनिटी क्या होती है, भाईजान 6 दिन में आ जाएगा सामान, 6 दिन में आ जाता है, सर्टन है, कोई और मसला नहीं है, तो फिर आप एवरेज यूजेज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शक है ना, 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, 9 भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं, तो फिर आपने मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम की तरफ जाना है। ये बात अगर यहाँ पे आपको रिवीजन में इस तरह नहीं डाली ना, तो मैं आपको चैप्टर में दिखाता हूँ। ये देखो वहीं पे ओपन है, रीऑर्डर लेवल अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस एवरेज की तरफ जाना है, और अनसर्टन हो तो आप इसी को ज़हन में रखें, ठीक है, कि आपको मैक्सिमम की तरफ जाना पड़ेगा। अनलेस कि आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें तो फिर एवरेज की तरफ जा सकते हैं। तो अनसर्टन सर्कमस्टांसेस में आपको एवरेज पे नहीं, मैक्सिमम यूजेज पे जाना चाहिए रीऑर्डर लेवल के लिए। कब ऑर्डर करें भाई, मैक्सिमम कितना यूज हो सकता है, मैक्सिमम क्या लीड टाइम हो सकता है, इसको लेकर आपने रीऑर्डर लेवल रखना है कि जब इधर पहुंच जाए ना, ऑर्डर कर दो नया। ज्यादा से ज्यादा भी इस्तेमाल हो गया, ज्यादा से ज्यादा भी लेट हो गया, तब भी हम स्टॉक आउट नहीं होंगे। ठीक है, अनसर्टेन कंडीशन। ठीक है, कहाँ थे यार हम, इधर क्यों आया मैं क्यों आया इधर, मैं तो रिवीजन क्लास पे था। चले खैर, अच्छा जी, तो अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा जी, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल किसे कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक भी इसको कहते हैं। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। और मैक्सिमम क्या है, इसी के अंदर रीऑर्डर लेवल में से आप माइनस करें मिनिमम यूजेज और ऑर्डर क्वांटिटी ऐड कर दें, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है। और एवरेज जो है वो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक हो सकता है। ठीक है, ये EOQ के क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, उसके अलावा इन ऊपर वाले सवालों में यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये एवरेज इन्वेंट्री वहाँ पे यूज़ होता है जब आप एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते थे। शक्लें ना बनाएं, किया हुआ है,
ये इंशाल्लाह रिवाइज होगा तो याद आएगा ना आपको, ठीक है। अब मैं दोबारा से टॉपिक तो नहीं करा सकता, हाँ शुक्र है इसके 2 सवाल आपको करने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक छोटू सा ईओक्यू का सवाल है, चुन्नू सा, वैसे जैसे शहाब इंडस्ट्रीज़ वाला सवाल था उसका बच्चा है ये, उस जितना लेवल नहीं है इसका, लेकिन वैसे ही उस जैसा थोड़ा सा, ठीक है। ईओक्यू वाला सवाल उस तरह से दे दिया उसने, और फिर ये इसने जो है वो इन्वेंट्री लेवल्स वाली बात कर ली, ठीक है जी। तो ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल नहीं इसने पूछा, पूछ ये भी सकता है ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल, इस तरह से नहीं पूछा था इसने, रीऑर्डर लेवल पूछा था, लेकिन ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक की बात नहीं की थी, जिसके अंदर हमें स्टॉक आउट की तरफ जाना पड़ता है, वो अलग बात है। तो फिलहाल सिर्फ आपका रिवाइज मैंने क्या किया कि आपके इन्वेंट्री लेवल्स के फॉर्मूलाज क्या हैं, ठीक है। ये करके मेरे ख्याल में रिसेंट वाला सवाल कर लेते हैं ताकि ताज़ा ताज़ा ही काम चल जाए आगे, ठीक है भाई। वो बोर्ड तो मिटा दें, बल्कि यहीं पे कर लेंगे, देख लेते हैं, आ जाएं ज़रा एक बार फिर देख लें। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूजेज इनटू मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, जिसको सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है जी? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ऑर्डर क्वांटिटी। वो जो ऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी सवाल के अंदर होगी, नहीं होगी तो आप ईओक्यू कैलकुलेट करके उसे ऑर्डर क्वांटिटी कह देंगे, ठीक है। और सही है, फिर एक बार देख लो, अब फॉर्मूलाज याद आ गए ना, फिर एक बार देख लो, कोई मसला नहीं। इसको तो छोड़ो ना, इसको तो छोड़ो, क्योंकि ये तो ईओक्यू के सवालों के अंदर आएगा, ठीक है। पहले 3 ही हैं, ठीक है, और यही उसने रिक्वायर भी किए हुए थे, तो ये सवाल यहाँ से आया, ठीक है। अब सवाल ईओक्यू से विद डिस्काउंट आ जाए, काफ़ी चांसेस हैं, इस तरफ भी जा सकता है, थोड़ा बहुत इसका चांस भी है मेरे हिसाब से। बाकी दोबारा इन्वेंट्री लेवल पूछ ले तो उसको कोई रोक सकता है, ठीक है। शेर की मर्जी है ना, जंगल का बादशाह है भाई, इसके एग्जामिनर है। पर्चा हमारे हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में, ना सिलेबस ना पर्चा, इसीलिए तो खप रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं। होता खुद पर्चा मैंने बनाना तो मैं बस 4 सवाल कर लो बेटा, हैं जी, गैस देता आपको, है ना। सुकून से अपना हर हफ्ते 2-2 छुट्टियां करते और महीने में 4 उसके अलावा करते छुट्टियां, और सुकून मारते हैं जी, ज़िंदगी सुकून में होती। पर हमारे हाथ में कुछ है नहीं जी, ठीक है। तो पास अल्लाह ने करना है अपने फजल से, और पेपर और सिलेबस जो एग्जामिनर के हाथ में, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल, मिनिमम रीऑर्डर लेवल, जल्दी बोलो, मैक्सिमम यूजर इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और अगर सर्टन हो जाए, सर्टन वाली तरफ जाएगा ही नहीं, वो इतना सिंपल हो जाता सवाल। सर्टन वाली तरफ को सिंपल वो कहते हैं इतना लीड टाइम, तो 84 नहीं ना आई, ठीक है। तो इसलिए आपको जोर इस पर दे रहा हूँ, मैक्सिमम यूजर इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजर इनटू एवरेज लीड टाइम। और मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या है जी? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजर इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस, ये जब करवाया था तो उस वक्त समझाए भी थे थोड़े थोड़े, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, माजरत के साथ तशरीफ लाइए। ये केड़ा सवाल है? ओए होए, इतने सवाल कर लिए आपने, ये करना है 6 कर लें जी, आ जाए। कोई काम है? कोड मिटाने आए हैं। इसका सलूशन मैंने भेजा नहीं आपको, भेज दिया था मुझे लगता है, चलो खैर कोई नहीं, करना तो था ही। सॉल्यूशन तो मैंने टारगेट कॉस्टिंग का भी भेजा था, फिर आप लोगों ने तो माफ़ नहीं ना किया। मैंने सिर्फ इस उम्मीद पे भेज दिए थे कि हो सकता है बच्चे कह दें किसी एक सवाल में, सर ये तो रहने दें, हमें समझ आ गया सॉल्यूशन देख के, पर नहीं। तो सीवीपी का सॉल्यूशन मैंने बनाया नहीं था, इसलिए वो भेजा नहीं, वो कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। बस मैंने देखा था, मैंने कहा इतना सिंपल है, अब क्या सॉल्यूशन भेजूँ, इसका टाइम ही ज़ाया होगा, वहीं पे कर लेंगे, एक बार इधर करूँ एक बार क्लास में करूँ, इसलिए फिर इतना सिंपल। अच्छा, अब ये पर्चा बहुत आसान आया है कि आपको कुछ अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तैयारी अच्छी है। पर्चा आपके सामने रखा है मैंने आगे, आज लास्ट अटेम्प्ट का पर्चा, ठीक है। और ठीक है, निस्बतन आसान पेपर था, लेकिन था तो पेपर ना, ICAP का ही पेपर था, फिर 40% बच्चे पास हुए। अगर इतना आसान था तो फिर 80% क्यों नहीं पास हो गए? पढ़ने वाले पास होते हैं। मुश्किल पर्चे में 45% रिजल्ट आया था, क्या मतलब? पढ़ने वाले उसमें भी पास हो गए थे। बहुत बच्चे आए, उन्होंने कहा सर बस यही काम किया था, पर्चे में लगे रहे, जो समझ में आया करते रहे, जहां नहीं समझ आया जम्पशन ली, जो प्रैक्टिस की थी पूरे सेशन में वही किया। यकीन करो भाई वो सारे पास हो गए, उल्टा ज़्यादा पास हो गए, क्योंकि ICAP का हाथ भी हौला हो जाता है थोड़ा सा, पर्चा सख्त हो जाए। ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। ICAP 45 से खींच के 50 की तरफ ले जाने की कोशिश करता है बच्चों को। बार बार देखते हैं उसके पेपर, कहीं से नंबर मिल जाए। आप लोगों को लगता है कि ये हाँ 50 से देखो हमारा 1.5 नंबर काट लिया, और 1-1.5 नंबर तो मेरे ख्याल में वैसे ही वो छोड़ देते हैं कि चलो जी ये पास ही है। मतलब आप अगर फेल हुए हैं तो
अगर 46-47 पे हैं तो वो आपको खींच खींच के 47 पे लाए हैं, 48 पे लाए हैं। कभी आपको 49 वाला नहीं मिलेगा, मिला है तो वो भी खिंच के ही आया होगा बेचारा। ठीक है, एक नंबर नहीं ना दे सकते बेटा, जो होगा नंबर उसी पे ही मिलता है। आधा नंबर दे देते हैं हम, राउंड अप कर देते हैं, एक नंबर नहीं देते। और एक नंबर तक पहुंचाया होता है उन्होंने बेचारों ने जोर लगा लगा के। आप लोग क्यों नहीं ये समझते बात? आपको लगता है कि हमारे थे 50, देखो 2 नंबर काट के हमें रोक लिया इसने, उसको क्या फर्क पड़ना है यार, हमारी फीस ज्यादा है आपसे। क्वालिफाई करोगे ना तो मेंबरशिप फीस ज्यादा है, प्रैक्टिस करोगे उसकी अलग फीस लेते हैं, मेंबरशिप की अलग सालाना फीस लेते हैं, और एफसी हो जाओगे तो और जल्दी एफसी होगे, जल्दी ज्यादा फीस दोगे। उन्हें क्या मसला है आपसे यार? आपकी थोड़ी एग्जाम फीस से आपकी ज्यादा मेंबरशिप फीस में वो इंटरेस्टेड है, रोला भी कट, पैसे भी बहुत। ठीक है ना, बात समझिए। पास करना चाहते हैं वो, आप ही नहीं होना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है। किस किस ने सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट की थी? माशाल्लाह, ये देखो ये पास हो गए, इंशाल्लाह ये पास हो गए, बाकी भी इंशाल्लाह आज ही डिलीट करेंगे। 1 महीना 1.5 महीना दूर हो जाओ इन चीज़ों से, आपकी तैयारी पूरी है। बस इसके बाद 2 प्री रेक्विजिट्स मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, आज आखिरी क्लास, आखिरी वसीयतें, मरने से पहले नहीं करते बाबे वसीयतें, वही वाला काम चल रहा है। ठीक है, तो 2 तो प्री रेक्विजिट्स है ना। पहला प्री रेक्विजिट क्या है? आपने 13 से 14 घंटे पढ़ना है। दूजा केड़ा सी? नहीं, वो तो जरूरी चीजें है ना। हाँ, एक सीटिंग में टॉपिक का सवाल करने की कोशिश करनी। लो जी, काम तो हमने सारा कर लिया, अब आप तो लेट हो गए। ये जो बात मैं कर रहा हूँ बस ये जरा सुन लें, ये पहली बार नहीं हो रही है लेकिन बहुत अहम बात है, ये तीनों आने वाले बच्चे सुने। 2 तो प्री रेक्विजिट्स हैं, 13 से 14 घंटे रोज पढ़ना और एक सिटिंग में कोशिश करनी है एक सवाल को करने की। और उसके बाद वो असल में मैं डबल माइंडेड हो गया था, तैयार नहीं हुआ फिर भी इसके लिए। अच्छा जी, बाकी जो 2 लाजमी करने वाले काम है वो मार्क्स इंटू 1.8 और बगैर सोल्यूशन देके सवाल करना है, जहां समझना है अजम्पशन लेनी है। और सहूलत वाली बात ये है 80% तक, अब 70 से जरा ऊपर ले आओ ना। देखो अब सवाल आप कर चुके, दोबारा कर रहे होगे। 80% तक, या इससे ज्यादा तो अच्छी बात है, 80% तक अगर सोल्यूशन सही है ना, गलती छोड़कर आगे, मतलब दोबारा वो सवाल नहीं करना, ये सहूलत दे रहा हूं। एक सिटिंग में सारे सवाल करने, सोल्यूशन को नहीं देखना, मार्क्स इंटू 1.8 करना है। सोल्यूशन चेक करने पर 80% कम अज कम सोल्यूशन सही है, तो जो गलतियां सिर्फ उनको चेक कर लो, दोबारा सवाल नहीं करना। अगली रिवीजन में इंशाल्लाह वो गलतियां भी नहीं होंगी। ये तरीका बता रहा हूं पास होने का। तो ये 2 काम कर लो, अभी भी मौका है। अभी तो वो मौका शुरू हुआ है असल में, पहले तो मैं वैसे ही कहता रहता था, आज असल में मौका शुरू हुआ है कि आप आज जाएंगे, तैयारी शुरू करेंगे, 13-14 घंटे हिम्मत करके निकालने हैं। मोबाइल से दूर हो गए ना तो 6-7 घंटे सो भी लोगे, 2-3 घंटे नमाज, खाना, खेल कूद भी कर सकते हो। असर से मगरिब गेम किया करो। 13 से 14 घंटे पढ़ना है, एक सीटिंग में कोशिश करनी है एक टॉपिक के सवाल करने की, और मार्क्स इंटू 1.8 और बगैर सोल्यूशन देखे। और जब सोल्यूशन देखने पर उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हों तो कोई बात नहीं है, 80% तक सोल्यूशन सही है तो आगे चले जाओ। अगली बार जब आओगे तो वो 80 से इंशाल्लाह 90% तक चला जाएगा, 100 ना भी हो खैर, ठीक है। और फिर पर्चे में भी इतना ही हो जाएगा इंशाल्लाह, करते रहोगे तो। लेकिन इसकी आदत तो पड़े, जहाँ फंस गए वहाँ अजम्पशन लेके आगे चले, पर्चे में कॉन्फिडेंस तभी आएगा। कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। टेस्ट दिए होते तो सेशन में तो पता होता ना, जिन बच्चों ने दिए उनको पता है। सवाल मुश्किल भी लग रहा होता था तो पर्चा पास होता था, क्यों? लगे रहते थे, आदत ये डाली थी। बाकी फिर खौफ, डर, बुज़दिल लोगों के लिए नहीं है। ओमेगा लिमिटेड यूजेस मटेरियल L3 इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। एनुअल डिमांड, लेट आने वालों ये 3 फार्मूलाज हैं, लेट आने वालों ये 3 फार्मूलाज हैं। एवरेज, ये रीऑर्डर लेवल अनसर्टन सर्कमस्टांसेस वाला ही लेते होते हैं। मैंने कहा सर्टनिटी नॉर्मली सवालों में डालता ही नहीं है, वो तो बहुत सिंपल हो जाता है सवाल, ठीक है। तो अनसर्टन सर्कमस्टांसेस वाला ये रीऑर्डर का फार्मूला है। रीऑर्डर लेवल क्या है? मैक्सिमम यूजर इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल से सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, वो क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजर इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। चलो, अब ये 3 फार्मूलाज ही उसने रिक्वायर किए, चेक कर लो। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। उसने तरतीब और रखी है भाई, हमारी तरतीब ही है, याद हमने ऐसे किया तो हम ऐसे ही अब बनाएंगे, ये कोई बात है यार?
वैसे भी आपको पता है रीऑर्डर लेवल होता है तो अगले दोनों फॉर्मूला चलते हैं ना, तो पहले हम रीऑर्डर लेवल ही निकालेंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी बीच में उसने ऐसे ही लुच फ्राई कर दी थी, तो कोई बात नहीं, आप उसको मजे ले लेके अभी खा लेते हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ थे हम? एनुअल डिमांड ऑफ L3 इज 1,80,000 एंड इट इज यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरा साल इवनली, हर रोज बराबर बराबर। द डेली डिमांड कैन वेरी बाय 30 यूनिट्स फ्रॉम एवरेज डिमांड। अब एवरेज डिमांड कितनी है भाई? अगर 1,80,000 यूनिट्स सालाना डिमांड है तो 365 से डिवाइड कर देंगे, अगर चुप हुआ तो अगर कह देगा 360 डेज तो फिर 360 से डिवाइड कर देंगे। आगे देख लेते हैं, ये बल्कि कह रहे हैं अज्यूम दैट बोथ AL एंड सप्लायर वर्क 300 डेज अ ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि 1,80,000 को आप डिवाइड करेंगे 300 डेज, 300 डेज है ना, ऊपर यूनिट्स है, 300 डेज नीचे आ गए, तो कितना आता है ये 600 यूनिट्स पर डे। इसको क्या कहूंगा मैं? ये एवरेज यूजेज है। क्या है ये? अच्छा, अब ये एवरेज यूजेज है बच्चों, अगर मैक्सिमम कभी यूज होगा तो कितना होगा? वेरी गुड, इतना आसान काम है। 600 प्लस 30, वो कहता है कि जी अच्छा, वो कहता है जी कि डेली डिमांड एवरेज है कितनी? हमने निकाली 180 डिवाइड बाय 30, 300 करके 600 यूनिट्स पर डे। वो कहता है डेली में वेरी बाय 30 यूनिट्स। अब वेरी का मतलब ये तो नहीं है कि बढ़ना है, कम भी हो सकती है। वो कहता है कि 30 प्लस माइनस हो जाते हैं, 30 प्लस माइनस, 600 ऑन एवरेज रोज यूज करते हैं, 30 प्लस माइनस हो जाते हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम यूजेज फिर 630 हो सकती है और मिनिमम यूजेज 570। सोल्यूशन आ गया? अच्छा लें जी। अच्छा, उसके बाद OL ऑर्डर्स L3 इन, ये OQ है ना, बेसिकली ऑर्डर क्वांटिटी है, इसको EOQ भी कह सकते हैं आपके। उन्होंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, बस ऑर्डर क्वांटिटी है उनकी 10,000 और 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये रीऑर्डर लेवल नहीं है, किया था आपने सवालों को, ये तो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 10,000 यूनिट्स मंगवाते हैं, यानी बेसिकली साल पूरे के अंदर ये 1,80,000 10,000 कितने 18 ऑर्डर्स ये प्लेस करेंगे मेरे ख्याल से, है ना। 10,000 का जो ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 10,000 यूनिट्स। लेकिन ऑर्डर कब करते हैं ये बात नहीं बताई हुई, यही तो उसने पूछी है। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? जब इन्वेंट्री कम होते 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 जब इन्वेंट्री कम होते 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 इस लेवल पर आ गई तो आपने नया ऑर्डर प्लेस करना है। जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो 10,000 यूनिट्स का होता है, फिर वो यूज होने लग जाती है होते 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 फिर नया ऑर्डर यहां पे प्लेस कर देते हैं। अब कभी वो टाइम पे आ जाता है, कभी थोड़ा लेट हो जाते हैं, जो यूजेज नीचे चला जाता है, फिर वो रीफिल हो जाती है। तो जो रीफिल होता है 10,000 यूनिट से, वो है ऑर्डर क्वांटिटी है। ओके, अच्छा जी, अब मसला सिर्फ इतना था कि जो लीड टाइम था ना, ये उसने अनसर्टन किया और कैसे कर दिया। कहता है कि लीड टाइम 5 दिन का होगा, इसके चांस हैं 32%, 6 दिन का हो, इसके चांस हैं 7, 8, 9, 10, ये इतने दिन तक से लेट हो सकता है। तो मैं अगर एवरेज लीड टाइम निकालना चाहूं तो एवरेज लीड टाइम कैसे निकलेगा? ये सिंपल, 5 इंटू 32 जमा 6 इंटू 53% जमा 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 7 इंटू 5%, 8 इंटू 5%, 9 इंटू जमा करते जाना, 10 इंटू 2% इज इक्वल टू, नहीं समझ आई? ये यूं है बेटा, 5 इंटू 0.3 प्लस, मैं कर ही देता हूं, यहीं पे सारा सवाल हो गया। अब मैं आ रहा उधर, मैं यहीं पे करूंगा ये सवाल, यहीं पे वर्किंग 1 वर्किंग 2, अब ये सोल्यूशन आ गया ना आपके पास, इतनी केड़ी मजबूरी है। मैनू सोल्यूशन आपके पास है, पहले से है, तो बोर्ड पे करना कोई मजबूरी है? 6 इंटू 0.3 53 प्लस 7 इंटू 0.05 6, अच्छा 6 आंसर है, अच्छा ठीक है, सॉरी बेटा जी। 8 इंटू 0.05 प्लस 9 इंटू 0.03 प्लस 10 इंटू 0.02। फिर जा रहे हो आज छोड़ के उस्ताद को?
हैं बच्चों, आपको नहीं पता क्या मेरे दिल पे गुजर रही है इस वक्त खुशियों से। अच्छा जी, ये मैंने एवरेज लीड टाइम निकाल दिया है, ठीक है जी। कितना आता है? 6 डेज। अब फार्मूला तो सारे तैयार हो गए जी, ठीक है। अब मसला सिर्फ क्या है कि लीड टाइम कौन सा रखें, ठीक है। लीड टाइम 6 डेज, तो एवरेज लीड टाइम आ गया ना, ठीक है। अब सॉरी, इसमें वो देखना ये है कि हम कितने दिन का रिस्क लेने पे तैयार हैं। ये सारे वाले नहीं ले रहे। अच्छा, अगर ये वाली बात ना करता तो फिर सिर्फ एक ही लेवल के ऊपर हम ये काम कर देते, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कहता है कैलकुलेट करो सेफ्टी स्टॉक मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इफ OL इज विलिंग टू टेक 10% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट और 5% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। देखो इधर, स्टॉक आउट होने के चांसेस 5 दिन से लेट होगा तो 32% चांस है। 6 दिन से लेट होगा, इसका 53% हो गया। तो 53 और 32 कितना बनता है? बोलो। अब वो कह रहा है कि 10% स्टॉक आउट होने का रिस्क है, अभी तो 15 है, तो एक दिन आगे ले आओ। यानी आप अगर इसको पकड़ो ना, इसको, तो ये स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं। यानी अगर 7 दिन में स्टॉक आ जाए, अगर एक और तरीके से भी ये सवाल करा दूंगा अगर कहोगे, लेकिन फिलहाल अब ये कर लें, जैसे मैंने सोल्यूशन दे दिया ना, वो एक दफा कर लें, ठीक है। अगर 7 दिन भी लेट हो जाए, 7वें दिन भी आ जाए, मैक्सिमम यही हो सकता है ना, तो फिर भी स्टॉक आउट होने के चांस कितने रह गए? 100% चांस तो नहीं है कि 7वें दिन तक पूरे हो जाएंगे। 100% चांस है कि 7 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। 100% चांस है कि 10 दिन से ज्यादा नहीं लगता। 100% ये पड़ा नीचे, प्रोबेबिलिटी जो है ना, बात समझ आई? तो फिर स्टॉक आउट होने के चांस 10% हैं। ये कब हैं? जब आपका लीड टाइम 7 डेज हो, ठीक है जी। तो अगर 7 दिन लीड टाइम होगा तो 10% रिस्क है यहां पे आपका। एक मिनट, ये 10% रिस्क, ये कबूल है इनको, ठीक है जी। या तो ये कबूल कहता है, इस पे बता दो, अगर वो विलिंग है ये रिस्क लेने पर, तो मतलब वो विलिंग है 7 दिन के लीड टाइम पर, ठीक है। वो सही है, ये मैक्सिमम लीड टाइम है। मैक्सिमम लीड टाइम नहीं समझ आई इस बात की? देखो बड़ी सादा सी बात है। आज ऑर्डर प्लेस करें तो 5 दिन में आ जाएगा, इसके चांस हैं 32%। 6 दिन में आएगा, इसके चांस हैं 53%। 7 दिन में आएगा, इसके चांस हैं, लेकिन ये मतलब तो नहीं कि 7 दिन में आएगा बस 5% चांस है, तो 95% चांस क्या है कि 7 से पहले आ जाएंगे। वो 7 से पहले तो पहले ही पीछे पड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब 7 दिन लग सकते हैं इन टोटल, अगर यहां तक आए मैं, मतलब 7 दिन का रिस्क ले रहा हूं कि 7 दिन तक मैं लेट, मेरा लीड टाइम हो सकता है। तो इसका मतलब मैं 90% तक स्टॉक आउट नहीं होऊंगा, 10% फिर भी चांस है। 10% चांस है कि मैं स्टॉक आउट हो सकता हूं। अगर 7 में भी ना पहुंचा तो 7 तक पहुंच गया तो वो तो कबूल कर रहे हैं ना, उससे आगे ना पहुंचने के चांसेस कितने हैं? ये 10 दिन तक। लेकिन वो देखो ना, 5%, 3% और 2% आगे पड़ा हुआ, ठीक है। तो सही है ना। तो हमने 10% रिस्क कर ले। एक और तरीके से करवाता हूं ताकि ये वाला पॉइंट समझ आए। फिलहाल इस तरह समझ आ गया जैसे ये चला लो, फिर एक और तरीके से भी समझा देता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। चले, और दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है जी? 5% रिस्क। तो एक और बढ़ा लो आगे, ये अगर 5% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कर रहे हैं तो 8 डेज, ठीक है जी। तो अब वो कहता है अगर 10% रिस्क स्टॉक आउट होने का ले रहे हैं या 5% ले रहे हैं तो क्या करें? बेसिकली ना इन 2 लेवल्स के ऊपर ये तीनों काम करने थे। यानी 7 दिन का मतलब क्या है? 7 दिन का एक और तरीके से कर लेते हैं बाद में। 7 दिन का मतलब क्या है? 7 ये मैक्सिमम लीड टाइम और ये 8 मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। अब अपने फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो एवरेज लीड टाइम हमने वैसे निकाल लिया है, एवरेज यूजेज हमने वैसे निकाल लिया है, उसके बाद मैक्सिमम लीड टाइम भी आ गया और मिनिमम लीड टाइम सवाल के अंदर गिवन है। वो कितना है? मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। इससे आगे तो जा ही नहीं ना रहे वो। अब फॉर्मूलाज लगा कर देखते हैं, फिर एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो सारा मामला था, ठीक है।
ओके चलो आ जाओ ज़रा। हमने जो जो चीज़ें निकालनी है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है जी? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम LT लिख दूं, ठीक है। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, 7 दिन का लीड टाइम और 8 दिन का लीड टाइम, ये दो ऑप्शंस हैं। वो कहता है कि अगर 7 दिन का लीड टाइम हो, अब ये सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा ना कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर 7 दिन का लीड टाइम हो तो रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए? बात समझ आई? तो 7 दिन का लीड टाइम हो तो रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए जी? 7 दिन का लीड टाइम हो तो भाई मैक्सिमम यूजेज कितनी है? मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम, ये 7 ही है। मैक्सिमम यूजेज इनटू, इस तक ही जाना है ना, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है, सही है। तो मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, बताओ दो, 630 यूनिट्स। ये वर्किंग बना लेना ना, इसको वर्किंग कर लेना, मैंने वो प्रॉपर वर्किंग की हुई है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। आपकी ये वर्किंग बन जाएगी, वर्किंग 1 इसको कह लो, जिसमें आपने सबसे पहले क्या निकाला? एवरेज यूजेज, ठीक है। एवरेज यूजेज निकालने के बाद आपने उसमें +30 -30 करके उससे मिनिमम मैक्सिमम यूजेज निकाला। ये वर्किंग 1 आपकी बन गई। कोई और वर्किंग की जरूरत पड़ी तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी उसी वर्किंग में ही डाल देना। ये 3 चीज़ें मैंने निकाली हैं। पहली बात एवरेज यूजेज, दूसरी बात मैक्सिमम यूजेज, तीसरी बात मिनिमम यूजेज, चौथी बात एवरेज लीड टाइम। ये एक ही वर्किंग में मैंने किया हुआ सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये जल्दी से खत्म कर ले, मैं पूरा 1 घंटा हो गया, ऊपर हो गए 5 मिनट। चलो 2 से 4 मिनट में ये कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका जब कहूँगा इनको तो वो कर लेंगे। अच्छा जी सुने, अब फॉर्मूला चल रहा था जी, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है जी इस लेवल पर? जी बताइए आंसर। 444। वो कहता है अगर 7 दिन लीड टाइम कबूल कर रहे हो, ठीक है, 7 दिन का लीड टाइम कबूल करते हो, 7 दिन तक ऑर्डर आ जाए, कबूल है तुम्हें, तो तुम फिर रीऑर्डर लेवल रखो 4410। यानी जब तुम्हारे पास 4410 यूनिट्स पड़े हों, जब तुम्हारे पास 4400 ये यूनिट्स हैं, 4400 यूनिट्स पड़े हों, तो तुम लोगों ने नया ऑर्डर प्लेस कर देना, ठीक है। अच्छा, और अगर तुम 8 दिन पर भी राजी हो कि लीड टाइम 8 दिन हो जाए, अब खुद सोचो ना, अगर 8 दिन पे लीड टाइम जा रहा है तो आप लोगों को रीऑर्डर लेवल थोड़ा सा बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन और लीड टाइम कबूल कर रहे हो, ठीक है। तो फिर 8 फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर जी, 600 मैक्सिमम यूजेज इनटू, ये अलग अलग फॉर्मूला एक ही है ऊपर जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ, ठीक है। ये तो फिर अलग अलग ऑप्शंस पे है ना। तो 630 यूनिट्स हैं इनटू 8 डेज है, 5040। ये पहला फॉर्मूला हमारा हो गया। उसने तरतीब और रखी थी, मैंने तरतीब वो रखी जो मुझे आगे यूज होती है ना मेरी, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमम सेफ्टी स्टॉक, वही है असल में, तो पिछली गलती वही है। सेफ्टी स्टॉक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का ही फॉर्मूला होता है। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या है जी? रीऑर्डर लेवल जो आपने ऊपर निकाल लिया उसको यूज कर लेंगे, माइनस एवरेज यूजेज इनटू, सेफ्टी स्टॉक में चलेगा ना, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। सब कुछ निकला हुआ है, वर्किंग का रेफरेंस देते जाना, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर ले, एक को बार ले आइए यार, थोड़ी सी जगह बना के जी। अब फॉर्मूलाज लगाते जाएं जी। पहली बात, 7 डेज वाले पे रीऑर्डर लेवल आपके पास मौजूद है, वो है 44। मैंने इसलिए तरतीब वो रखी जो हमारी तरतीब होती थी, ठीक है ना। तो 4410 माइनस एवरेज यूजेज वर्किंग 1 में निकला हुआ है और एवरेज लीड टाइम भी वर्किंग 1 में निकला हुआ है, तो 600 इंटू 6। अब वो मैं ज़रा यूनिट्स डेज नहीं लिख रहा, गुजारा चल जाएगा। अच्छा, और इसके बाद दूसरे का भी कर ही लो। दूसरे लेवल पे रीऑर्डर लेवल है 50 माइनस मिनिमम ये एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। अब एवरेज यूजेज तो 6 ही है, एवरेज लीड टाइम भी 6 ही है, और ठीक है ना। ये तो एवरेज यूजेज है ना, जिस मर्जी लेवल पे एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम तो यही है। एवरेज लीड टाइम तो 6 ही है ना, वो तो 7 या 8 हमने अपने ऑप्शंस बनाए हैं, ठीक है जी। फरमाइए।
सेफ्टी स्टॉक 810 का रख लो, 1440 का सेफ्टी स्टॉक रखो, बता रहे हैं उनको, ठीक है। और लास्ट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, ऐसे भी समझ आ रहा है ना, फार्मूले की जगह नहीं सी बची जी। रीऑर्डर लेवल अभी भी याद करवा के आ रहा हूं, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। हाले एक और चीज भी रहती है, हाँ जी करदा वहां जगह लग रहे बन जाए, प्लस ऑर्डर क्वांटिटी, तो गुजारा हो गया जी। अब शुरू हो जाओ भाई। रीऑर्डर लेवल तो 4410 ही था, मिनिमम यूजेज 570, मिनिमम लीड टाइम 5, सवाल में गिवन है ना, तो बोलो, तो मिनिमम यूजेज इनटू, अच्छा एक बात है, देख लें जरा, मुझे चलें ठीक है, मिनिमम यूजेज करें जी, मिनिमम यूजेज इनटू कितना, मिनिमम यूजेज 570 और मिनिमम लीड टाइम 5 जी, प्लस 10,000 था, कितना था ऑर्डर क्वांटिटी, 10,000, ठीक है जी। दूसरे को भी देख ले, 5040 माइनस जी 570 इंटू 5 प्लस 10,000 जी, बोलें जी, 11560 और जी 12190। अब सॉल्यूशन को जाके मैच कर लें, लेकिन तरतीब ना देखिएगा, उसके फॉर्मूलाज ना देखिएगा, मतलब उसने कैसे किया हुआ है वो, बस आंसर एंड पे देखें, फिर बाद में बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे ना भाई आप ज़रा इनको ना एक ब्रेक दें, ताकि 1 घंटा भी हो जाए, मतलब वैसे ब्रेक नहीं लेनी, ब्रेक अभी थोड़ी देर में लेते हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग की ब्रेक 1 घंटा का, तो 1 घंटा 10 मिनट हो गया तकरीबन, ठीक है। 1 मिनट ज़रा क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑटम 2024 का, ठीक है जी। यहाँ पे अब वर्किंग वन ज़रा माजरत के साथ ये पड़ी, अब ठीक है ना, मैं प्रॉपर वर्क, 1 मिनट सॉल्यूशन में देख लूँ ज़रा, 1 मिनट सॉल्यूशन को देख लो ना, ये वर्किंग हुई पड़ी है वहाँ पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितने वे ये पड़ा है, लें जी, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन ठीक है, ठहरें, ये फॉर्मूला ऊपर से कॉपी पेस्ट हुआ है, ठहरें, सॉल्यूशन सही कर लें जी। ये 570 इंटू, वो आंसर ठीक है, आगे मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको, मैंने कहा शुक्र है, ये देख तो लें, फिर मैं इसी, ये वर्किंग वन नीचे मैंने यहाँ दिखाने आया था कि वर्किंग वन ये हुई पड़ी है 570 इंटू 5, ये ऊपर से कॉपी पेस्ट किया ना मैंने, तो वही आ गया 570। मैंने कहा कौन दोबारा लिखे नहीं तो चेंज तो करे ना दोबारा कौन जी। यहाँ पे वो फॉर्मूला ठीक लगा हुआ, ये देखिएगा, ये देखिए ऊपर नज़र आ रहा है फॉर्मूला, ये देखो 570 इंटू 5 ही लगा हुआ है, ठीक है ना, ओके, तो आंसर से सही है, वो ज़रा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया था, ये 570 इंटू 5 डन हो गया, और सही है। चलें, मैं ये दिखाने आया था कि वर्किंग जो है ना, ये यहाँ पर हुई पड़ी है वर्किंग वन, एवरेज यूजेज, मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, और ये एवरेज लीड टाइम, डन हो गया। तो ये आपको सोल्यूशन आ गया, लेकिन अब उस सोल्यूशन में आपके पास प्रिंट तो नहीं है ना, तो चलें फिर मैं इकट्ठा करके दे दूंगा, या देख लीजिए आपने सॉल्व तो सही से कर लिया ना, इससे फिर ये नौ पकड़ के मुझे बैठे हो मैसेज कर रहे हो, नहीं है वो गलती थी, मैंने सही कर दी है, ठीक है। चलें लें जी, यहाँ पर आप पार्ट 1 क्लोज कर दें।